वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर अमित। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक टाइप का कैटाबोलिक प्रोसेस है, यानी इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन कहाँ पर होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है? वो होती है साइटोसोल में होती है। और इसको होने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी वजह से हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। जो इनिशियल के 5 स्टेप्स होते हैं उन्हें हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, और जो लास्ट के हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं उन्हें हम पे ऑफ फेज कहते हैं। तो जो प्रिपरेटरी फेज है हमारे पास, उसमें हमें एटीपी लगाना पड़ता है, यानी कि इनिशियली हमें एटीपी खुद से देना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं पुराने ज़माने में क्या होता था, जो हैंड पंप्स होते थे उनको चलाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए हमें इनिशियली थोड़ा सा पानी डालना पड़ता था। उसके बाद पानी अच्छे से निकलना स्टार्ट हो जाता था। इसी वे में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में होता है, हमें इनिशियली थोड़े से एटीपी खुद से देने पड़ते हैं और उसके बाद हमें ज़्यादा एटीपी मिलते हैं। देखिए, चाहे कोई भी प्रोसेस है, उसकी सिग्निफिकेंस या उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए तब ही है जब वो क्या करे, हमें कम खर्चा लगाना पड़े और हमें ज़्यादा अर्निंग हो। तो इसी वे में यहाँ पर क्या होता है, हमें एटीपी तो कम लगाने पड़ते हैं, लेकिन बाद में जो हमारे पास एटीपी हमें मिलते हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस के बारे में। तो कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने टाइप्स की रिएक्शन होती हैं और कौन कौन से इसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर रिएक्शन को वो कैटालाइज करते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास टोटल 10 रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको होने के लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम हेक्सोकाइनेज कहते हैं। हेक्सोकाइनेज को एक हमारे पास को फैक्टर चाहिए होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम 2+ कहते हैं। अगर मैग्नीशियम 2+ नहीं होगा तो जो हेक्सोकाइनेज है वो अपना काम नहीं दिखा पाएगा। तो हेक्सोकाइनेज क्या करता है, एटीपी ग्रुप से उसका जो टर्मिनल ग्रुप है उसकी ट्रांसफर कहाँ पर करा देता है? अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर करा देता है। और यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन है? ग्लूकोज है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है और जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। तो ये क्या होता है, इनका मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6 होता है। लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसी वजह से हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। यानी कि इनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या होता है, कार्बन नंबर 1 होता है, वहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप यानी कि CO ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो कोई भी एंजाइम जो कि आइसोमर्स की फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोमरेज एंजाइम कहते हैं। और यहाँ पर जो आइसोमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोस्फोग्लूकोज आइसोमरेज कहते हैं। अब देखिए, एक और क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास जो फोस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट है उनकी फॉर्मेशन क्यों हो रही है? देखिए, चाहे वो कोई भी सबस्ट्रेट है उसके ऊपर अगर फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पर ऐड हो रहा है तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको ये जो फोस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स होते हैं वो इनको क्रॉस नहीं कर पाते। तो इसका हमारे लिए सिग्निफिकेंस ये है कि आफ्टर फोस्फोराइलेशन ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को अगर क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो ये सेल के अंदर ही रहेंगे। तो इस वजह से ये ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शंस है उसमें वे एफिशिएंटली ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसके ऊपर एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है। और इसको होने के लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज कहते हैं। अब देखिए, काइनेज क्या होती है? एक टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन करते हैं। अगर हम बात करते हैं फोस्फेटेज, तो ये क्या करते हैं? फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल करने का काम करते हैं। पहली रिएक्शन में जो हमारे पास काइनेज इन्वॉल्व
था उसे हम क्या कह रहे थे, उसे हम हेक्सोकाइनेज कह रहे थे। और थर्ड रिएक्शन में जो हमारे पास काइनेज इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कहते हैं। इन दोनों रिएक्शन में हमें एटीपी लगाना पड़ रहा है। और ये क्या इनिशियल के जो 5 स्टेप्स होते हैं ये कौन सी फेज़ का पार्ट है, ये हैं प्रिपरेटरी फेज़ का ये पार्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, और जो हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, इनमें जो अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने कार्बन होते हैं, यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं। लेकिन जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब इसमें ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, 3 कार्बन से मिलके बने होते हैं। यानी कि ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी 3 कार्बन का बना हुआ है और जो हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी 3 कार्बन आइटम से वो मिलके बना होता है। तो देखिए इसके लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डोलेज कहते हैं। यानी कि ये जो एंजाइम होता है वो क्या कर रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की वहाँ पर ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की नेमिंग की, तो हमने ग्लाइकोलाइसिस की नेमिंग हमने इसी बेसिस पे की हुई है, इसी जो रिएक्शंस हो रही है कि जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट इन 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसी के बेसिस के ऊपर हमने ग्लाइकोलाइसिस की नेमिंग की हुई है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में या इंटरमीडिएट्स में वो ब्रेक डाउन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, ये दोनों भी क्या है, आइसोमर्स हैं। यानी इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो देखिए इसके लिए हमें कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए हमें ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रायोस हमने इस वजह से रखा क्योंकि 3 है। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों की आइसोमराइजेशन हो रही है, इसी वजह से हम इस एंजाइम की नेमिंग कैसे करते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज कहते हैं। और ये क्या होती है, 5th रिएक्शन का एक पार्ट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जब भी हमने जितनी भी रिएक्शन डिस्कस की हैं अब तक, तो ये क्या है, प्रिपरेटरी फेज़ का एक पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पे ऑफ फेज़ की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है, किसकी प्रेजेंस में, NAD+ की प्रेजेंस में। और इस रिएक्शन के बाद क्या होता है, NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमें NADH ऑब्टेन हो रहा है। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि हमें इनिशियली तो हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, लेकिन बाद में हमारे पास 2 ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट हमें ऑब्टेन होते हैं, क्योंकि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जितनी भी हम रिएक्शंस की बात करेंगे ना अब, उसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास किसके हैं, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके, और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसका होता है, फॉस्फेट का, उसके साथ कंबाइन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, NAD+ की प्रेजेंस में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जो फॉस्फेट ग्रुप है उसकी रिमूवल हो रही है, और ये फॉस्फेट ग्रुप कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये किसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है ADP के ऊपर। यानी कि जो इसमें जो क्या होगा, ये जो एंजाइम है, एंजाइम कौन सा है यहाँ पर, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है। तो ये क्या करता है, जो हमारे पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है उसके एक फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफ़र किसके ऊपर कर देता है, ADP के ऊपर कर देता है। उसके बाद हमें रिजल्टेंट क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर ATP की फॉर्मेशन हो जाती है।
इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, डायरेक्ट वहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, ये जो हमें ऑब्टेन हुआ है 3 फॉस्फोग्लिसरेट ऑब्टेन हुआ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो 3 पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप था वो कौन सी पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, वो सेकंड पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम कौन करता है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज करता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो इनोलेज एंजाइम है ये क्या करता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट की कन्वर्जन किस में करा देता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में करा देता है। ठीक, उसके बाद ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, इसकी कन्वर्जन किस में हो जाती है, पायरुवेट में हो जाती है। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करता है पायरुवेट काइनेज करता है। अब यहाँ पर देखिए हमने जो 7th रिएक्शन में डिस्कस किया था फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और यहाँ पर 10th रिएक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं पायरुवेट काइनेज। यानी कि ये दोनों काइनेज क्या करते हैं, एडीपी की कन्वर्जन किस में कर देते हैं, एटीपी में कर देते हैं। यानी ये क्या कर रहे हैं, एडीपी के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं। तो हमने इस वे में हमने इन 2 एंजाइम्स की नेमिंग की हुई है। तो 10th रिएक्शन में क्या होता है, पायरुवेट काइनेज क्या कर रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट की कन्वर्जन पायरुवेट में करा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी वजह से हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यानी कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं पे ऑफ फेस की, तो यहाँ पर हमें टोटल हमें कितने एटीपी हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें टोटल 4 एटीपी की जनरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगर हम टोटल एटीपी की बात करते हैं ओवरऑल, तो प्रोपेटिव फेस में क्या होता है, 2 एटीपी की यूटिलाइजेशन हो जाती है। तो ओवरऑल हमें कितने एटीपी हमें ऑब्टेन होते हैं, हमें 2 एटीपी ऑब्टेन होते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं NADH की, तो NADH क्या होते हैं, ये फाइनली बाद में ATP की जनरेशन करने का काम करते हैं। तो देखिए एक जो NADH है वो क्या करता है, 2.5 ATP है उसकी फॉर्मेशन करने का काम करता है। तो टोटल हमें कितने NADH मिल रहे हैं, हमें 2 NADH ऑब्टेन हो रहे हैं। तो 2 अगर NADH अगर ATP की फॉर्मेशन करेंगे तो हमें कितने ATP ऑब्टेन होंगे, हमें टोटल 5 ATP ऑब्टेन होंगे। ये जो 5 हमें ATP मिले हैं, अब हम क्या कर देते हैं, इसकी एडिशन हमें जो डायरेक्ट वे में यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमें ATP मिल रहे हैं, उसमें हम इनके एडिशन करने के बाद हमें टोटल कितने ATP मिलते हैं, यानी हमें टोटल 7 ATP की जनरेशन हमें देखने को मिलती है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है कि हम इनिशियली 2 ATP डाल रहे हैं, लेकिन हमें कितने टोटल ATP मिल रहे हैं, हमें 7 ATP हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। उस जो हम ATP हमने जो यूटिलाइज़ किए हैं उसको माइनस करने के बाद हमें 7 ATP टोटल ऑब्टेन हो रहे हैं। आई होप कि आपको ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।